हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीएफ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर 2016 का। ठीक है, जो हमारे पास राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की जो वैकेंसी है, ठीक है, तो उसका जो 2016 में जो पेपर हुआ था वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें भी हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक थर्ड पार्ट और आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम कितने और करेंगे? जो हमारे पास रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसकी जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वो वहां पर जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ राजस्थान। ठीक है, हमारे पास राजस्थान की ऐसी कौन सी रिवर है जो पेरेनियल नेचर की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास चंबल। ठीक है, चंबल जो हमारे पास रिवर है ये ओनली पेरेनियल रिवर है राजस्थान की। ठीक है, जो राजस्थान में एंट्री लेती है कहाँ पर? चौरसीगढ़ नामक की एक जगह है, वहां से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास जो विंध्याचल रेंज है उसके नॉर्थन स्लोप से ये हमारे पास ओरिजिनेट होती है चंबल रिवर। ठीक है, और ये जो हमारे पास चंबल रिवर है ये राजस्थान और एमपी की जो ईस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है, उसके अलोंग ये फ्लो करती है और उसके बाद में ये यमुना में मर्ज हो जाती है। कहाँ पर मर्ज हो जाती है? यमुना में मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक गैस। ठीक है, इनमें से हमारे पास कौन सी ऑर्गेनिक गैस नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक गैस हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, उसका जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ हम देखें कि जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक गैस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कीटोन में भी हमारे पास कार्बन होता है। कीटोन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसमें भी हमारे पास क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो अमोनिया है वो ऑर्गेनिक गैस नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अमोनिया में हमारे पास सिंगल नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लाइफ ऑफ लैंडफिल साइट इफ द साइज ऑफ प्लॉट इज 100 बाय 100 बाय 10 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास प्लॉट की साइज दे रखी है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो डेली वेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी दे रखी है हमारे पास कितनी है? 10 टन। और डेंसिटी दे रखी है वेस्ट की कितनी है? 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें बताना क्या है कि लैंडफिल साइट है उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, लैंडफिल साइट की लाइफ कितनी है ईयर्स में हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इसमें हम लैंडफिल साइट की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जो हमारे पास लैंडफिल साइट है, ठीक है, लैंडफिल साइट है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया 100 बाई 100 बाई 10। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में। यदि मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी कि हमारे पास जो ये लैंडफिल साइट है कितने किलोग्राम वेस्ट को हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 टू पावर 7। ठीक है, तो हमारे पास जो लैंडफिल साइट है वो 5 इंटू 10 टू पावर 7 kg वेस्ट है वो हैंडल कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करें? अब हम इसमें कैलकुलेट कर लें
कि हमारे पास जो वेस्ट है, ईयरली वेस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, ईयरली वेस्ट कितना आ रहा है हमारे साइट पे। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास डेली कितना आ रहा है, 10 टन आ रहा है। ठीक है, 10 टन, टन को मैं किलोग्राम में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया डेली वेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास ईयरली वेस्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 365 डेज से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक दिन का वेस्ट है, यदि इसको 365 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ईयरली वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 365 इंटू 10⁴ kg। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि लैंडफिल साइट की लाइफ क्या है, कितने दिन हमारे पास लैंडफिल साइट चलेगी। ठीक है, तो देखो लैंडफिल साइट की कैपेसिटी है वो इतनी है और ईयरली वेस्ट इतना आ रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स हम कैसे निकालेंगे, देखो ये हम निकाल लेंगे कि जो हमारे पास लैंडफिल साइट की कैपेसिटी होगी हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁷। यदि मैं इसको ईयरली वेस्ट हमारे पास जो आ रहा है उससे मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मेरी जो लैंडफिल साइट है वो कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा मेरे पास, 13.6 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें कैपेसिटी निकाल ली और ईयरली वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, या फिर साइट पर कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में कैपेसिटी को मैं ईयरली वेस्ट से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेजोरिटी ऑफ इंडियन ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम। ठीक है, जो हमारे पास जो मेजोरिटी है इंडियन ई वेस्ट की उसका जनरेशन कहाँ से होता है, यानी कि जो हमारे पास ज्यादातर जो ई वेस्ट है वो कौन से सेक्टर से आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, आईटी कंपनीज। ठीक है, जो आईटी कंपनीज है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज करती है या सॉफ्टवेयर बनाती है जिसमें हमारे पास पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हो गई हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सबसे ज्यादा वेस्ट वो कौन से सेक्टर से आता है, आईटी सेक्टर से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम टेकन फॉर पेपर टू डिग्रेड आफ्टर डिस्पोजल। हमारे पास एक रद्दी में पेपर था, ठीक है, तो उसको किसी जगह पर लाके हमने फेंक दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में इसमें पूछा जा रहा है ये कि कितने टाइम के बाद में ये डिग्रेड हो जाएगा, कितने टाइम के बाद में ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 10 to 30 डेज, यानी कि इसमें हमारे पास 2 to 5 वीक्स समय लग जाते हैं। हमारे पास जो पेपर है उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लग जाता है, 2 to 5 वीक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखे तो 14 डेज to 35 डेज। ठीक है, तो हमारे पास जो ये रेंज है वो किस में आ रही है, 10 to 30 डेज में आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सवाल, व्हाट इज द रिसाइकलिंग सिंबल ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, जो हमारे पास प्लास्टिक है उसको यदि हम रिसाइकिल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सिंबल है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या, एक ट्राइंगल में हमारे पास 3 एरोज होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, बेंट होते हैं, और उसके बीच में हम क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। उसके बीच में हम क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी प्लास्टिक के लिए हमारे पास सिंबल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्लास्टिक रिसाइकल प्लास्टिक है, ठीक है, उसका हमारे पास सिंबल होता है 3 बेंट एरोज इन ए ट्राइंगल विथ ए नंबर इनसाइड। ठीक है, 3 हमारे पास बेंट एरो होते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में, और उसके बाद में उसके बीच में हम एक नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग
इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर एनर्जी रिकवरी फ्रॉम MSW। MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे हमें एनर्जी रिकवरी करनी है। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट प्रोसेस कौन सी है? तो इसमें हमारे पास है बेस्ट प्रोसेस क्या है? पायरोलाइसिस। ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिकवर होती है हमारे पास वो पायरोलाइसिस से होती है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि हमारे पास पायरोलाइसिस है वो क्या होता है। पायरोलाइसिस इज डिफाइंड एज या रेफर्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। ठीक है, हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। ठीक है, इसमें हम करते क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का कंबशन करते हैं एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास कितना है? 900 डिग्री सेल्सियस पे हम कंबसन करते हैं। ठीक है, इन इनर्ट एटमोस्फियर, यानी कि हमारे पास जो एटमोस्फियर है उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हम नहीं देते। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमोस्फियर रखते हैं, उसमें उसका कंबसन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे को मिलता है क्या क्या है? हमारे को इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन और कुछ नॉन कंबस्टिबल नेचर के हमारे पास कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिलती है, प्लस चारकोल। ठीक है, हमारे पास जो सॉलिड स्टेट में हमें क्या मिलता है? चारकोल मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था पायरोलाइसिस, जिससे हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी रिकवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। यानी कि एक स्टूडेंट था जो एक इंटीजर को, जो हमारे पास एक इंटीजर नंबर था उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से एग्जाम के प्रेशर से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास उसका जो एरर आएगा कैलकुलेशन में उसका क्या परसेंट रहेगा? ठीक है, तो ये आप सोल्व करना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 64%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना वो सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उनमें आप ऐसा सोचो कि एक बार पढ़ लोगे तो उसका उसी में आंसर रहता है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसका सारा का सारा इसमें हिंट, ट्रिक्स, टिप्स जो भी कहना है सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस दिमाग लगाना है और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें पढ़ो, सिंस वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो वाटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। द केटाइंस एंड एनाइंस मस्ट बैलेंस। ठीक है, केटाइंस जितने केटाइंस है एनाइंस है वो बैलेंस करने चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, यूजुअली द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयंस इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर सैंपल फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो इसमें हमारे को कंसंट्रेशन दे रखी है कुछ आयंस की। ठीक है, तो कॉमन आयंस विद देयर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट्स दिए हुए। ठीक है, जैसे हमारे पास कैल्शियम का 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 कहाँ से आया? देखो कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 40 डिवाइड बाय इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। वैलेंसी कितनी है हमारे पास यहाँ पर? +2 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं निकालना, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए 24, सोडियम के लिए 23, इस तरीके से ये सब आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आगे आपको बता रखा है कि द परसेंटेज डिफरेंस between cation sum and anion sum in terms of milli equivalent is used to check the correctness of analysis। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि अब आपको क्या निकालना है। आप केटाइन की कंसंट्रेशन निकालो, किसमें? मिली इक्विवेलेंट में, और एनाइन की निकालो, उसका डिफरेंस देखो। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस देखो और उसको आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में। ये आपको दे रखा है। ठीक है, कि हमारे पास जो एनालिसिस है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया क्या दे रखा है कि हमारे पास क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ करेक्टनेस इज दैट परसेंट डिफरेंस इन आयन सम शुड नॉट एक्सीड 5% फॉर लो आयन सम और 10% फॉर हाई आयन सम। ठीक है, इसने बोला कि जो तुम पहले वाली स्टेप में परसेंट डिफरेंस निकालोगे वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लो आयंस के लिए
और 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाई आयोन्स के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और उसके बाद में आपको ये कंसंट्रेशन दे दिया कि एक हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आया। क्या आया हमारे पास? कैल्शियम की कंसंट्रेशन है 70 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम की है 18, सोडियम की हमारे पास 23, पोटेशियम की हमारे पास 3.9, बाइकार्बोनेट हमारे पास 183, सल्फेट हमारे पास 72, क्लोराइड है 35, नाइट्रेट है 6.2। ठीक है, उसके बाद में पूछा है कि बताओ कि हमारे पास जो एनालिसिस है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सब कुछ दे रखा है, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैसे करोगे तो समझाता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपको बताया हुआ कि हाई आयोन्स के लिए हमें परसेंटेज डिफरेंस निकालना, वो 10% से कम रहना चाहिए। और जो हमारे पास लो आयोन्स है उसके लिए जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 5% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हाई आयोन्स में हमारे पास केटाइन की बात करें और एनाइन की बात करें, ठीक है, तो केटाइन में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम है और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सोडियम है, ठीक है, और पोटेशियम है। ठीक है, ये हमारे पास कैटाइंस है। और एनाइंस में देखें तो एनाइंस में हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है और लास्ट में क्या दे रखा है, नाइट्रेट दे रखा है। ठीक है, यही चीज दे रखी है। एक बार देख लेते हैं वापस चल के। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कि हमारे पास कौन कौन से एनाइन और केटाइन दे रखे हैं। अब इनकी हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन हम मिलीग्राम पर लीटर में दी हुई है। ठीक है, तो कैल्शियम की कितनी दी हुई है, कैल्शियम की है 70, ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 70, इसकी हमारे पास दी हुई है 80, इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 23, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है हमारे पास 3.9, इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, एनाइंस में हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन कुछ 183 के आसपास दे रखी है, इसकी हमारे पास 72 के आसपास कुछ दे रखी है, और ये हमारे पास दे रखी है 35, और नाइट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6.2। ठीक है, कितनी दे रखी है, 6.2। ठीक है, ये हमारे पास किसमें है, ये कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला हुआ है कि किसमें निकालना है, सॉरी, क्वेश्चन में हमारे पास किसमें निकालने के लिए बोला है, ये बोला हमारे से मिली इक्विवेलेंट में। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में हमें निकालना है। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट में हम कैसे निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट में हम कैसे निकालेंगे, जब हम जो कंसंट्रेशन है उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करूं, ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला था, अभी दिया हुआ है जो हमारे पास कितना है 20। ठीक है, मैग्नीशियम का हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है 12, सोडियम का हमारे पास इक्विवेलेंट की वेट कितना दिया हुआ है 23, और पोटेशियम का हमारे पास कितना है 39। ठीक है, तो बस आपको जो कंसंट्रेशन दी हुई थी उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, सोल्व करो इसको, ये हो गया हमारे पास 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5, ये हो गया हमारे पास 1, और ये हमारे पास हो गया 3.9 बाई 39, तो इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 0.1। ठीक है, एनाइंस की बात करें तो हमारे पास इसका हमारे पास इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ 61, तो ये हो गया हमारे पास 3, इसका इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ 48। ठीक है, तो इसका हमारे पास मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, और क्लोराइड का हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35, तो ये हो गया हमारे पास 1 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, और नाइट्रेट का हमारे पास होता है 62, यानी कि ये हमारे पास हो गया 0.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला हो कि हाई आयंस के लिए लेस देन 10% और लो आयंस के लिए हमारे पास लेस देन 5%। ठीक है, ये आपको
बता रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास जो पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, जो हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनके रेस्पेक्ट में हमारे पास जो पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। ठीक है, एनायंस में हम बात करें तो हमारे पास जो नाइट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो ये जो दो आयंस है ये कहलाएंगे लो आयंस। क्या कहलाएंगे, लो आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले लो आयंस के लिए देख लेते हैं। लो आयंस के लिए हमारे पास जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं हम। देखो परसेंट डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास समेशन ऑफ केटाइंस माइनस समेशन ऑफ एनायंस डिवाइड बाय समेशन ऑफ केटाइंस प्लस समेशन ऑफ एनायंस इनटू 100। ये परसेंट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले लो आयंस में हमारे पास दो ही है, तो केटाइन में हमारे पास है पोटेशियम, तो पोटेशियम की वैल्यू हमारे पास कितना है कंसंट्रेशन इसका मिली इक्विवेलेंट में 0.1 माइनस एनाइन में भी कितना है 0.1 डिवाइड बाय नीचे हमारे पास हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे 0%। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन 5% है, इसका मतलब ओके। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास एनालिसिस है उसको लो आयंस के लिए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम हाई आयंस के लिए निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम हाई आयंस के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हाई आयंस के लिए सबसे पहले केटाइन का सम कर लेता हूं मैं, केटाइन का सम कर लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास 3.5 1.5 और 1, ये तो हमने लो आयंस में कंसिडर कर लिया, इसको यहाँ पर नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो हमारे पास जो हाई आयंस है उन्हीं को सिर्फ कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गया 3.5 1.5 और 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 4 5 6 मिली इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास टोटल केटाइन। और जो हमारे पास टोटल एनायंस है, ठीक है, वो कितने हो गए हमारे पास 3 4 5 5.5 हो गया हमारे पास, कितना हो गया 5.5। ठीक है, तो बस इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लो परसेंटेज डिफरेंस का। जो हमारे पास परसेंटेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ केटाइंस माइनस एनाइंस, यानी कि 6 माइनस 5.5 डिवाइड बाय 6 प्लस 5.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब सोल्व करोगे, ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी 10% से कम आएगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 10% से कम आएगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास हाई आयंस है उसके लिए भी क्राइटेरिया क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जब हमारे पास दोनों के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो एनालिसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो एक्सेप्ट एज करेक्ट एनालिसिस, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें मिली इक्विवेलेंट निकालना था और उसके बाद में परसेंटेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, देखने में इसको डर लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जीके का क्वेश्चन है, आफ्टर द वार ऑफ दिवेर। ठीक है, जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसके बाद में महाराणा प्रताप जी ने नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, 1582 एडी में। ठीक है, तो कहाँ पे बनाई थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साउंड। ठीक है, साउंड में नई कैपिटल बनाई थी आफ्टर द वार ऑफ दिवेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्रायोजेनिक, जो हमारे पास क्रायोजेनिक कंडेंसेसर होते हैं, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं किस चीज को रिमूव करने के लिए, किस चीज को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक कंडेंसेसर, वो हम यूज करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जो हमारे पास कंपाउंड्स है जो वोलेटाइल और ऑर्गेनिक नेचर के हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं VOC, ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्रायोजेनिक कंडेंसेसर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एयर पोल्यूशन से, ठीक है, जो हमारे पास एयर पोल्यूशन का मॉड्यूल था उससे हमारे पास जो VOC को कंट्रोल करने की जब टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रायोजेनिक कंडेंसेसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ जो हम वाटर डिमांड के लिए
वाटर डिमांड निकालने के लिए जब यूज में लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या मानते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का कुछ एस टाइप का हम एक कर्व मानते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या मानते हैं, एस टाइप का एक कर्व मानते हैं, ठीक है। उससे हम पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व या फिर एस शेप्ड कर्व, ठीक है, एस शेप्ड कर्व, ठीक है। जैसे हम अर्थमेटिक की जब इसमें बहुत सारी मेथड होती है, ठीक है। एक होती है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक है जी। 3-4 डिफरेंट मेथड होती है, तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को कंसिडर करते हैं। जैसे ये हमारे पास जो कांस्टेंट वाला है पार्ट, ठीक है, तो इसके लिए ये किस में आता है हमारे पास, अर्थमेटिक में। जो हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होती है उसमें हम मानते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या रहती है, एक तरीके से कांस्टेंट रहती है। ये हमारे पास पॉपुलेशन है इधर, और इधर है हमारे पास टाइम, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम के साथ जो dp/dt है, जो इसकी स्लोप है, ठीक है, वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये जब हम वाटर सप्लाई पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्बेस्टोस लेडन वेस्ट आर क्लासिफाइड एज हेजार्डियस वेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास एस्बेस्टोस वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम हेजार्डियस वेस्ट बोलते हैं, हेजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में लेते हैं। किस वजह से, क्योंकि हमारे पास उसमें अमोनिया का इमिशन होता है। किस चीज का इमिशन होता है, अमोनिया का इमिशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट placed in a day at landfill in addition to the cover material is known as, ठीक है। जो हमारे पास एक दिन में जो हमारे पास MSW यानी कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो हमारे पास कवर मटेरियल के साथ में हम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो इसमें हम जब लैंडफिल साइट का सेक्शनल व्यू देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेल आता है, लिफ्ट आता है, ठीक है, डेली कवर आता है, ठीक है। तो ये सारी हम चीजें वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ये हो गया हमारे पास सेल, ठीक है। कि जो हमारे पास इसमें जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो उसके वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं हम सेल से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास डिस्टिलरी वेस्ट है, जो हमारे पास डिस्टिलरी वेस्ट है, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास डिस्टिलरी वेस्ट ये होता है क्या, सबसे पहले समझो ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो नेचर है वो एल्कोहलिक नेचर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो हमारे पास बीवरेज का आइटम होते हैं, ठीक है, बीवरेज के आइटम या फूड आइटम, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, एल्कोहल्स निकलते हैं। एल्कोहल्स में हमारे पास हो गया इथेनॉल, ठीक है, और अदर टाइप्स के हमारे पास एल्कोहल और होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एल्कोहल नेचर की होने की वजह से ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से हजार्डियस नेचर का होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, हजार्डियस नेचर का होता है। तो इसको डिस्पोजल या इसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है हमारे पास कि सबसे पहले हम अनएरोबिक लेगुन्स यूज करेंगे और उसके बाद में उसको एयर की प्रेजेंस में यानी कि एरोबिक लेगुन में हम वेस्ट को ले जाएंगे, और उसके बाद में उसकी जो एल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रह जाएगी। उसके बाद में उसको हम क्या कर देंगे, डिस्पोजल उसका कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है या ट्रीटमेंट सिस्टम है वो क्या है हमारे पास, अनएरोबिक लेगुन फॉलोड बाय एरोबिक लेगुन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following days is observed at एज वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे 5 जून को हम क्या करते हैं,
5 जून को हमारा कौन सा डे आता है? एनवायरमेंट डे आता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है, ठीक है। 16 सितंबर को हमारे पास क्या आता है? ओजोन डे आता है, ठीक है। क्या आता है? ओजोन डे आता है। 22 अप्रैल को क्या आता है? 22 अप्रैल को हमारे पास अर्थ डे आता है, ठीक है। अर्थ डे क्या आता है? अर्थ डे आता है, ठीक है। ये मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। 22 अप्रैल को हमारा अर्थ डे आता है, ठीक है। अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा और बताओ 22 मई को क्या आता है? 22 मई को आता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई को क्या? बायोडाइवर्सिटी डे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्ल्ड डे हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आपको याद रहना ही चाहिए। जैसे 22 मार्च हुआ, 22 अप्रैल हुआ, 22 मई हुआ, 5 जून हुआ, 16 सितंबर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये आपको याद रहना, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो अभी एग्जाम होगी उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इनमें से आपको पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड डेज है वो आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। जो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है जी, उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं? जब हम कोगुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम कोगुलेशन पढ़ते हैं उसमें हम जी डिफाइन करते हैं। ये हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है हमारे पास कि हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है। तो उनकी मान लो स्पीड, इसकी v1 है, इसकी v2 है, ठीक है। तो इनकी हम रिलेटिव स्पीड देखते हैं एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस x इनकी क्या रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या शो करता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट को शो करता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे डिराइव कर लेंगे? v1 माइनस v2, ये इनकी हो गई रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, और डिवाइड बाय ये कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद में हम मैकेनिकल मिक्सर्स के लिए g का जो फॉर्मूला निकालते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। क्या आता है हमारे पास? p बाई म्यू इंटू वी, ठीक है। p हमारे पास क्या है? जो मिक्सर है उसकी पावर है, ठीक है, जिसको हम किस में लेते हैं? वाट में लेते हैं, ठीक है। इसकी ये यूनिट हो गई वाट, और डिवाइड बाय विस्कोसिटी, ये हमारे पास विस्कोसिटी है, और ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है, जो हमारे पास वाटर सैंपल है, ठीक है, उसका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जब मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं तब हमारे पास जी का फॉर्मूला आता है। जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला वो क्या हो गया? जी इज इक्वल टू v1 माइनस v2 बाई एक्स, ठीक है। तो इससे हम यूनिट निकाल लो। v क्या है? वेलोसिटी, ये हो गई हमारे पास मीटर पर सेकेंड में, ये हमारे पास हो गई मीटर पर सेकेंड में, और नीचे है हमारे पास x डिस्टेंस, ये हमारे पास मीटर में, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गई हमारे पास? पर सेकेंड। ये हमारे पास g की यूनिट आ गई, ठीक है। तो हमारे पास g की क्या यूनिट हो गई? सेकेंड इनवर्स। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर के बारे में पूछ रखा है कि प्रेशर चेंजेस, कि जो प्रेशर है वो चेंज होता है मोर रेपिडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें प्रेशर की वैल्यू रेपिडली चेंज होती है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास जब वर्टिकल में देखेंगे तो हमारे पास कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होता है अल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। ये हमारे पास मान लो हाइट है या अल्टीट्यूड है, ठीक है, और ये हमारे पास इस एक्सिस पे क्या है? प्रेशर है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका वेरिएशन है, ठीक है, वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो प्रेशर है वो ज्यादा स्पीड से चेंज करता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट ऑपरेशन यूज्ड टू सेपरेट लाइट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल पेपर एंड प्लास्टिक, फ्रॉम हेवी मटेरियल, फॉर एग्जांपल मेटल, बेस्ड ऑन वेट डिफरेंस इन द एयर स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। इसमें पूछ रखा है कि हमारे पास जो वेस्ट है, वेस्ट का जब हम सेपरेशन करते हैं, वेस्ट का
सेपरेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये डस्टबिन है, ठीक है, इसमें हमारे पास प्लास्टिक भी है और मेटल्स भी है, ठीक है, इनको हमें अलग अलग करना है। ये तो नहीं कि हम प्लास्टिक और जो मेटल है उन दोनों के लिए एक ही हम जो ट्रीटमेंट जो सिस्टम है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो उनको अलग करने के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड होती है डेंसिटी सेपरेशन मेथड। कौन सी होती है? डेंसिटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। डेंसिटी सेपरेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो प्लास्टिक और जो हमारे पास पेपर है, ठीक है, तो ये लाइट मटेरियल है, और जो हमारे पास मेटल्स है वो क्या हेवी है, ठीक है। तो जब हम डेंसिटी सेपरेशन करेंगे तो हमारे पास जो लाइट वाले लाइट मटेरियल है वो अलग रिमूव हो जाएंगे, और जो हमारे पास हेवी मटेरियल है वो अलग रिमूव हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उनके वेट के डिफरेंस के कारण वो एयर स्ट्रीम में अलग अलग जगह पर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये डस्टबिन है, ठीक है, इस डस्टबिन को यहाँ पर हम खाली कर रहे हैं, ठीक है, और इधर से एयर स्ट्रीम है, यानी कि हमारे पास तेज स्पीड से हवा आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको खाली करेंगे तो हमारे पास जो पेपर है और जो हमारे पास प्लास्टिक है वो तो बहुत दूर जाएंगे हवा की वजह से, क्योंकि उनका वेट क्या है, कम है। और जो हमारे पास मेटल्स है वो यहीं पे हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी, जो हमारे पास मेटल है वो यहीं पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो लाइट मटेरियल है वो अलग हो गया, और जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है या फिर हेवी मटेरियल है, ठीक है, वो क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डेंसिटी सेपरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इग्निटेबल हैजार्डियस वेस्ट हैज वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हैजार्डियस वेस्ट है जो, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हो गई टॉक्सिसिटी, एक ये हमारे पास इग्निटेबल इग्निटेबल नेचर का होता है, यानी कि जो इग्निटेबिलिटी है वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, कोरोसिविटी, ठीक। तो कोरोसिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो पिछले पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास था कि वो यदि स्टील को 6.35 mm पर ईयर की रेट से कोरोड कर दे, ठीक है, और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, हैजार्डियस वेस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास इग्निटेबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास एक कोडल प्रोविजन है, ठीक है, जिसमें यह बताया हुआ है कि हमारे पास कोई भी वेस्ट वो हैजार्डियस वेस्ट तब कहलाएगा जब उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो लेस देन कितना हो, 60 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, एक्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशन विथ लेस देन 24% एल्कोहल, ठीक है। जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन जिनकी जो हमारे पास एल्कोहल कंटेंट है वो 24% है, उनसे कम है, ठीक है, तो उनको हमारे पास उनको एक्सक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है, उनको हम हैजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड जिनका जो फ्लैश पॉइंट है वो लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस है वो किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे पास हैजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये कोडल प्रोविजन है, ये आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ विच एलिमेंट, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट है उसका अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो हम सॉलिड वेस्ट है उसमें दो टाइप के हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है उसमें हम एक प्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, प्रोक्सीमेट, और दूसरा हम क्या करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम कौन कौन से एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसमें हम करते हैं हम CHONS, CHONS, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और इसके अलावा एस भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस में CHONS, ठीक है, CHONS का हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑप्टिमम इनिशियल कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो यानी कि CN रेशियो
सॉलिड वेस्ट का कितना होना चाहिए फॉर बेटर कंपोस्टिंग। बेटर कंपोस्टिंग के लिए हमारे पास जो ऑप्टिमम CN रेशियो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए हमारे पास 30, ठीक है, 30 होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो कंपोस्टिंग है वेस्ट की वो अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी प्रोड्यूस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट, यानी कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा किस सिटी में ई वेस्ट का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास कोलकाता, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डाटा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो हमारे पास कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, CPCB, उसके जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें जो रिसेंट रिपोर्ट्स है उनसे ये हमें पता लगेगा कि कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा ई वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट या फिर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, ठीक है, तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम है उसकी डिस्कवरी किसने की, ठीक है, तो हमारे पास ये न्यूटन जी ने तो नहीं की, आइंस्टीन ने भी नहीं की, फ्रैंकलिन और मैरी क्यूरी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, मैरी क्यूरी, ठीक है। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी उससे रिलेटेड ज्यादा रिसर्च इन्होंने की है, ठीक है, मैरी क्यूरी जी ने, ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी ने रेडियम एलिमेंट की डिस्कवरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मटेरियल इज नॉट यूजफुल इन वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे पास वेस्ट होता है उससे हमें एनर्जी प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन सा मटेरियल का यूज नहीं आएगा, ठीक है, देखो हमारे पास जो फूड है, पेपर है और वुड है, ठीक है, वो हमारे पास क्या बायोडिग्रेडेबल नेचर के, ठीक है, तो उससे हमारे को एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन ग्लास से हम एनर्जी रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एप्टीट्यूड का है, ठीक है, इसमें बताया हुआ आपको कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, उनका रेशियो दे रखा है कि 50 पैसे के सिक्के का जो रेशियो 1:4:5 है, ठीक है, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि इनको जब टोटल करोगे तो तुम्हारे पास 240 रुपए बन जाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं, ठीक है, जो हमारे पास कि 50 पैसे की कितने कॉइन है, 25 पैसे कितने, 10 पैसे कितने हैं, ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करना, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक बात है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको आप कन्वेंशनल तरीके से सोल्व करने की बजाय इसको रिवर्स टाइप में सोल्व करो, रिवर्स टाइप मतलब कि ऑप्शन लेके आप ऑप्शन फर्स्ट कंसिडर करो, ठीक है, तो इसमें आप कंसिडर करके देखो कि सबसे पहले इसमें 1:4:5 बैठ रहा नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो वो देख लो, यदि वो चेक हो जाता है उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, 120 को 50 से, 480 को 25 से, 600 को 10 से, उसके बाद में टोटल कितना पैसा हो गया, वो यदि 240 हो रहा है इसका मतलब सही है, यदि ये गलत हो रहा है तो अगले ऑप्शन पे जाओ। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन करने वाला तरीका है वो इन प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड है हमारे पास उसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है, ठीक है, तो उसका होता है हमारे पास 10 to 15 डेज, ठीक है, कितना होता है 10 to 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन ए पर्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम PM 2.5 टू PM10, यानी कि जो हमारे पास PM 2.5 और जो PM10 है उसका रेशियो था वो पहले था हमारे पास PM 2.5 और PM10 का जो रेशियो है वो पहले था 0.5, अब वो जंप होके कितना हो गया 0.7, यानी कि हमारे पास ये जो रेशियो है ये बढ़ा या घटा, ये बढ़ा, ठीक है। तो हमारे पास यदि कोई दो चीजें वो हमारे पास फ्रैक्शन में दी हुई है, ठीक है, उनकी हमारे पास ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब या तो हमारे पास जो PM10 है वो कम हुआ होगा या फिर हमारे पास जो PM 2.5 है वो इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, तो अब ऑप्शन से देख लो,
कि हमारे पास बोथ PM10 एंड PM2.5 आर रिमूव्ड इक्वली। ना इक्वली रिमूव करोगे तो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जंप थोड़ी करेगा। ठीक है, तो ये इसका गलत हो गया। द रेशियो इज नॉट सजेस्टिव ऑफ फ्रैक्शन रिमूव, ऐसा भी नहीं है। ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ फाइनर पार्टिकल्स, यानी कि हमारे पास इसमें बता रहा है कि जो PM2.5 है वो कम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास PM2.5 तो क्या हुआ, बढ़ा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा कि ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ कोर्स पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल मतलब बड़े वाले पार्टिकल, यानी कि PM10 वो रिमूव्ड हो गए। हाँ, इसमें ये पता चल रहा है कि जो PM10 है वो कम हो गए। कम हो गए मतलब कि हमारे सिस्टम से क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन ना तो एयर पोल्यूशन का है ना किसी और पोल्यूशन का, ये क्वेश्चन है हमारे पास कॉमन सेंस का। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स या कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेंचुरी स्क्रबर हैज ए थ्रोट एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर, ए थ्रोट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, प्रेशर ड्रॉप दे रखा है हमारे पास, 100% इफिशिएंट मोटर और ब्लोअर दे रखा है, पावर बतानी। ठीक है, पावर बतानी है। ठीक है, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो बीटेक वाले स्टूडेंट है वो जनरली जो हमारे पास एफएम है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो उसमें हमारे पास पावर का ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास रो जी एच और क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्यू, क्यू कैसे निकालोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया हमारे को दे रखा है कितना, 0.5 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी दे रखी है 50। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे पास हो गया क्यू। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास रो जी एच। ठीक है, तो हमारे पास पावर कितनी हो गई, रो कितना हमारे पास 1000, जी कितना हमारे पास 9.8। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, कितना हो गया 1 मीटर। ठीक है, इंटू क्यू, क्यू कितना आ गया हमारे पास 25। ठीक है, तो ये हमारे पास वाट में आएगा। ठीक है, और यदि मैं इसको ऐसे लिख लूं 9.8 इंटू 25, और इस 1000 को मैं किलो में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो गया मेरे पास किलोवाट। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 245 किलोवाट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना था और वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, इसमें इफिशियंसी का हमने यूज क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास इफिशियंसी क्या है 100%, यानी कि नीटा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यदि हमारे पास यहाँ पे इफिशियंसी 90% होती, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते 0.9 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर। ठीक है, तो ये हमारे पास EIA का क्वेश्चन है। ठीक है, EIA में हमारे पास ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि एनवायरमेंट क्लियरेंस को किस प्रोजेक्ट के लिए लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारे पास हैजार्डियस वेस्ट TSDF साइट। ठीक है, तो ये जब हम EIA नोटिफिकेशन 2006 पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक लिस्ट है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए या कौन कौन से साइट्स के लिए हमें इस यानी कि एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर टू बी मेंटेन विद इन प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस एट द सेकेंडरी चैम्बर ऑफ इंसिनरेटर व्हाइल ट्रीटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट मेथड होती है इंसिनरेटर। क्या होती है, इंसिनरेटर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वेस्ट को प्राइमरी चैम्बर से हम पास करते हैं। ठीक है, प्राइमरी चैम्बर से हम पास करते हैं, उसके बाद में उसको सेकेंडरी चैम्बर से हम पास करते हैं, ठीक है, इन दोनों चैम्बर का अलग अलग टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि जो सेकेंडरी चैम्बर है उसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, तो उसकी टेम्परेचर रेंज होती है
1050 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है उनके जो हैंडलिंग और मैनेजमेंट रूल्स है, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है, 2016, ठीक है, तो उसमें ये दिए हुए हैं प्रोविजन। ठीक है, कि हमारे पास प्राइमरी जो चैम्बर है उसमें कितना टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, सेकेंडरी चैम्बर में कितना रहना चाहिए, ठीक है, और कौन सी मेथड है जिससे हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोल ऑफ द ट्रांसफर स्टेशन इज टू। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसफर स्टेशन होते हैं सॉलिड वेस्ट का जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बल्क में हमारे पास किसी व्हीकल में वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या बीच में ट्रांसफर स्टेशंस बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास वेस्ट है उसको यहाँ डिस्पोज कर देंगे और उसके बाद में हमारी जो व्हीकल है वो वापस सेकंड जो ट्रिप है उसको लेने चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि वापस वेस्ट लेने चली जाएगी हमारा व्हीकल। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक दूसरा व्हीकल आएगा जो इस वेस्ट को डिस्पोजल फैसिलिटी तक ले जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो तो होता है जो वेस्ट है उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, एज पर द बोर्ड, ठीक है, जो हमारे पास राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसने इसका आंसर है वो ये दे रखा है, रेड्यूस द वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ट्रांसफर द वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरे अनुसार जो है वो सही आंसर है ट्रांसफर द वेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, पब्लिक हियरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। जो पब्लिक हियरिंग है वो किस चीज के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ईआई का क्वेश्चन है। ईआई में हमारे पास जो 2006 का जो नोटिफिकेशन है उसमें हमारे पास 4 स्टेप है। स्कोपिंग, सबसे पहले है स्क्रीनिंग, सबसे पहले है हमारे पास स्क्रीनिंग, ठीक है, सेकंड है हमारे पास स्कोपिंग, थर्ड है हमारे पास पब्लिक कंसल्टेशन या पब्लिक हियरिंग, और उसके बाद में है लास्ट में रिपोर्ट। ठीक है, लास्ट में क्या हमारे पास अप्रेजल रिपोर्ट। ठीक है, या अप्रेजल बोल दो इसको, रिपोर्ट या फिर अप्रेजल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पब्लिक कंसल्टेशन है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ए कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हमारे पास पब्लिक हियरिंग है वो उसकी जरूरत होती है। ठीक, और दूसरा हमारे पास B1 कैटेगरी की। ठीक है, तो ये जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे EIA का, ठीक है, तो जो हमारे पास ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट है जिसको कौन देखता है, जिसको देखता है हमारे पास सेंट्रल लेवल पे, जो हमारे पास सेंट्रल लेवल पे हमारे पास जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है। ठीक है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी वो ये डिसाइड करती है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक हियरिंग के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो ए कैटेगरी के तो सारे प्रोजेक्ट है वो पब्लिक हियरिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है बी, ठीक है, जो बी कैटेगरी है उसमें हमारे पास 2 टाइप से आते हैं, एक होता है B1, एक होता है B2। ठीक है, तो जो हमारे पास B1 कैटेगरी है उसके लिए भी पब्लिक कंसल्टेशन है वो नेसेसरी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास B2 कैटेगरी है इसके लिए पब्लिक हियरिंग या पब्लिक कंसल्टेशन वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, जो हमारे पास बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट है इनको कौन देखता है, इनको देखता है हमारे पास स्टेट लेवल की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब EIA के बारे में ये नोटिफिकेशन स्टडी करोगे। ठीक है, अभी हाल ही में EIA का 2020 का भी ड्राफ्ट आ चुका है। ठीक है, हालांकि ये लागू नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक, उन लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म की। ठीक है, इसकी क्या की, क्रिटिसिज्म की, आलोचना की, क्योंकि ये हमारे पास जो इसमें जो चेंजेज हुए 2006 वाले जो नोटिफिकेशन में जो प्रोविजंस थे उनको चेंज करके जो 2020 वाला ड्राफ्ट लाया गया। ठीक है, तो जो इसमें प्रोविजंस थे वो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके रिगार्डिंग लोगों का मानना है कि ये हमारे पास जो एनवायरनमेंट है
उसको हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं। और जो हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है, उनको क्या हो रहा है, हमारे पास बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्रिटिसिज्म हुई और ये अभी तक लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान का पहला इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो कौन थे, तो वो थे हमारे पास टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लोज ऑफ सीवेज आर ऑफ ग्रेट कंसर्न इन द डिजाइन ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रिड के चेंबर होता है, जो हमारे पास ग्रिड चेंबर होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम यानी कि जो पीक फ्लो है, ठीक है, जो हमारे पास पीक आवर्स में फ्लो है, और जो हमारे पास मिनिमम है यानी कि ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है, तो वो दोनों ही हमारे लिए ग्रिड चेंबर की डिजाइन में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रिड चेंबर पढ़ेंगे उसमें हमारे पास ग्रिड चेंबर से रिलेटेड हमारे पास कम से कम 2 यूनिट होनी चाहिए, 2 हमारे पास ग्रिड चेंबर होने चाहिए, ठीक है, 2 हमारे पास ग्रिड चेंबर होने चाहिए। जो एक तो हमारे पास जो एवरेज डिस्चार्ज को ये हैंडल करे, और दूसरा हमारे पास जो ग्रिड चेंबर है वो यदि मान लो क्यू पीक माइनस क्यू एवरेज, यानी कि ये जो हमारे पास डिफरेंस है इसको हैंडल करे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ग्रिड चेंबर है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो दोनों को कंसीडर किया जाता है और उसके बाद में उसकी डिजाइन की जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस भी यूज करते हैं हम, ठीक है, वेलोसिटी उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी को क्यों कंट्रोल करना होता है, वेलोसिटी को कंट्रोल इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे पास ग्रिड चेंबर के जस्ट आगे हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक या प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। तो हमारे पास यदि वेलोसिटी कम होगी तभी तो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल सेटल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस यूज करते हैं एट द एंड ऑफ ग्रिड चेंबर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक तो प्रोपोर्शनल वियर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, या हम पैराबोलिक टाइप में भी वियर्स है वो यूज करते हैं, पैराबोलिक वियर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस यूज करते हैं ताकि इसकी वेलोसिटी को कम किया जा सके, ताकि हमारे पास जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक है वहां पर सेटलिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर यानी कि एमबीआर, ठीक है। एमबीआर है वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक तो इसमें मेम्ब्रेन और दूसरा इसमें नाम है बायोरिएक्टर, यानी कि 2 चीज का कॉम्बिनेशन है। तो देखो मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस। देखो मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस ये क्या होती है, इसमें हमारे पास किसी भी चीज को मेम्ब्रेन से सेपरेट करना, इससे ये समझ में आ रहा है हमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इसमें हम माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वाटर है उसको सबसे पहले हम माइक्रो फिल्ट्रेशन से पास करते हैं, उसके बाद में इसको कोई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, एएसपी में, यानी कि एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है उसमें इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेंबर सेपरेशन यानी कि माइक्रो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और उसके बाद में फॉलोड बाय बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि हम करते हैं जनरली एएसपी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस किस चीज का कॉम्बिनेशन हो गया, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, जो हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हमारे पास साइक्लोन आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी कि ईएसपी, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएसपी, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ कि इसमें कौन कौन से फोर्स कंसीडर करते हैं पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, यानी कि ये कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, तो इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जिसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो या तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। देखो जो साइक्लोन है, एक तो हमारे पास होता है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, ठीक है, जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी फोर्स। और जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन में हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास एयर पास, जो हमारे पास पोल्यूटेंट एयर है उसको पास करते हैं,
ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या इनर्शिया फोर्स की वजह से हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास चेंबर है इसकी दीवार से जा टकराते हैं और उसके बाद में ये नीचे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डस्ट हॉपर होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डस्ट हॉपर होता है जिसमें ये कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइक्लोन सेपरेटर्स है उसमें हमारे पास मेन मैकेनिज्म क्या है, इनर्शिया फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हमने डिटेल से पढ़ा था जब हम साइक्लोन सेपरेटर पढ़ा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनर्शिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक। साइक्लोन में इनर्शिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन में इनर्शिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप ऑफ सेटलिंग इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। जो हमारे पास प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास किस टाइप की सेटलिंग हम कंसीडर करते हैं, डिस्क्रीट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी सेटलिंग है, टाइप 1 सेटलिंग। कौन सी सेटलिंग है, टाइप 1 सेटलिंग, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास टाइप 2 कौन सी हो गई, देखो टाइप फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट, टाइप 2 में आती है हमारे पास फ्लोक्यूलेंट, टाइप थर्ड में आती है हमारे पास जोन या हिंडर्ड, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये हमारे पास टाइप थर्ड में। और टाइप 4 में आती है हमारे पास कंप्रेशन सेटलिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों टाइप की जो सेटलिंग है ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें पूछा गया कि टाइप 3 सेटलिंग है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हिंडर्ड या जोन सेटलिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेटलिंग है टाइप 1 2 3 4 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट कैटेगरी फॉर कॉमन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इज, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हमारे पास जो कॉमन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट कैटेगरी क्या है, EIM है, ठीक है। तो EIM में इसकी जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी बी। क्या है हमारे पास, बी कैटेगरी में हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्योर लैंडफिल साइट इज डिजाइन फॉर। जो हमारे पास सिक्योर लैंडफिल साइट है उसको किसके लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिजाइन करते हैं हैजार्डियस वेस्ट, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है यदि हमारे पास कोई भी लैंडफिल साइट है सिक्योर तरीके से हमें डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसको हम सिक्योर तरीके से तभी डिजाइन करेंगे जब हमारे पास उसमें कुछ टॉक्सिक नेचर का वेस्ट हो, यानी कि हैजार्डियस वेस्ट हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास सिक्योर लैंडफिल साइट है वो हैजार्डियस वेस्ट के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्लूम राइज मेनली हैज द फॉलोइंग टू कंपोनेंट। जो हमारे पास प्लूम राइज होता है, देखो प्लूम राइज क्या होता है हमारे पास, जैसे ये स्टेक है, ठीक है, स्टेक से इस स्टेक से हमारे पास एयर पोल्यूटेंट का कुछ इस तरीके से इमिशन होता है, कुछ इस तरीके से इमिशन होता है, ठीक है। ये इमिशन हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से कोन बनता है, ये हमारे पास कोन बनता है, ठीक है। तो ये जो कोन की सेंट्रल लाइन है उससे लेकर जो हमारे पास स्टेक की जो टॉप हाइट है यानी कि जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम राइज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम राइज, ठीक है। जो हमारे पास जो वर्चुअल हमारे पास कोन बना उस कोन की जो सेंट्रल लाइन है उससे लेकर जो स्टेक की हाइट है, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, प्लूम राइज। जो हमारे पास प्लूम राइज है वो दो कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, एक होता है हमारे पास थर्मल बॉयंसी और सेकंड होता है हमारे पास मोमेंटम बॉयंसी, ठीक है। देखो थर्मल बॉयंसी मतलब कि जो हमारे पास जो स्टेक जो गैस निकल रही है, यहाँ पर जो पोल्यूटेंट गैस निकल रही है उसका टेम्परेचर क्या है, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, थर्मल बॉयंसी से, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास किस वेलोसिटी से इस स्टेक को एग्जिट कर रही है, यानी कि हमारे पास जो स्टेक एग्जिट वेलोसिटी है गैस की स्टेक एग्जिट वेलोसिटी है, ठीक है, स्टेक गैस की हमारे पास जो एग्जिट वेलोसिटी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगी। यदि मान लो हमारे पास जो यहाँ से हाई वेलोसिटी से हमारे पास पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब प्लूम राइज क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि हमारे पास लो हमारे पास वेलोसिटी है तो उससे हमारे पास प्लूम राइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास थर्मल और मोमेंटम
ठीक है। ये हमारे पास जो वेलोसिटी वाला पार्ट है ये किस प्रकार की बुओयंसी में आ रहा है, मोमेंटम बुओयंसी में। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लूम राइज है वो थर्मल बुओयंसी और मोमेंटम बुओयंसी इन दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज हाउ मेनी जोनल ब्रांचेज। ठीक है, कितनी जोनल ब्रांचेज है एनजीटी की, तो ये हमारे पास टोटल है 4 है। ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। ठीक है, ये हमारे पास 4 इसकी जोनल ब्रांचेज है। नेक्स्ट है हमारे पास, एज इन द फिगर बिलो एन अनसेचुरेटेड एयर पार्सल मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। ठीक है, तो हमारे पास देखो इसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम भी था, ये यहाँ पर डायग्राम नहीं ड्रॉ हो पाया। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन थी ए, यहाँ पर बी। ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट सा बना हुआ था। ठीक है, तो बोला कि हमारे पास ये जो अनसेचुरेटेड एयर पार्सल है ये ए से बी जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है हमारे पास एटमोस्फियर में ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था जब हमारे पास एयर पार्सल है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो हमारे पास एयर पार्सल है वो ऊपर की तरफ जाता है, तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, देखो आप लोगों को काम आएगा ये। जैसे जैसे हमारे पास एयर पार्सल है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर अर्थ सरफेस पर है अभी, ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अब देखो जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये प्रेशर वो क्या होता है, कम होता है। जैसे हाइट बढ़ती है वैसे हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन में थे, अब ये ऊपर जाएंगे, मान लो हमारे पास इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक फोर्स लगाया डेल्टा एफ या डी एफ, जिससे ये ऊपर गया और इस पोजीशन में आया, यहाँ पर इस जगह पर आ गया। ठीक है, तो इस जगह पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब हमारे पास, अब हमारे पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, खुले खुले रहेंगे। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहेंगे, खुले खुले रहेंगे। खुले खुले रहेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एयर पार्सल का है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एयर पार्सल की साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी मतलब कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो गई, कम हो गई। इनकी क्या हो गई, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो इनका मतलब इनका टेम्परेचर क्या हो गया, इनका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एयर पार्सल यदि नीचे से ऊपर जाता है तो वो एक्सपांड करता है, वो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो एयर पार्सल है वो कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये जो एयर पार्सल है ऊपर था, ये नीचे आना चाहता है, तो इसका मतलब नीचे आएगा तो क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एयर पार्सल है उसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का कर्व वो कुछ इस तरीके से आता है कि हमारे पास जो यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये हम नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, इधर इधर है हाइट। ठीक है, तो ये देखो टेम्परेचर इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कूल एयर पास, और जैसे ही ये वापस आएगा नीचे की साइड तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी टेम्परेचर ग्रेडियंट के आधार पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, लाप्स रेट। क्या डिफाइन करते हैं, लाप्स रेट। ठीक है, तो इसका मैंने एक जो डेमो पर्पज के लिए एक वीडियो अपलोड भी किया था। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो सारे कंसेप्ट है वो क्लास में कवर हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेसेज ऑफ स्लज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जिस सेडिमेंटेशन और डाइजेशन प्रोसेस दोनों एक साथ होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इमोप्टेंग। ठीक है, तो इमोप्टेंग में हमारे पास क्या होता है, देखो
इसमें हमारे पास दो चेंबर होते हैं, एक होता है हमारे पास ऊपर चेंबर और एक इसके नीचे चेंबर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो हमारे पास सेप्टिक टैंक होता है, जो हमारे पास सेप्टिक टैंक है उसका इम्प्रूवमेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट करके हम क्या बनाते हैं, इमोप टैंक, ठीक है। इमोप टैंक में हमारे पास दो चेंबर होते हैं, या ऊपर वाला है जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन चेंबर। कौन सा चेंबर, सेडिमेंटेशन चेंबर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन चेंबर, ठीक है। तो हमारे पास स्लज का डाइजेशन है वो यहाँ पर होता है, और जो हमारे पास जो वेस्ट वाटर है उसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनका सेडिमेंटेशन है वो इस चेंबर में होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इमोप टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो ओजोन है अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसका फॉर्मेशन वो किसकी रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन है, ठीक है, उसके साथ यदि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो यूवी रेज है, ठीक है, उनके साथ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो उससे हमारे पास क्या होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कैसे होता है ओजोन का फॉर्मेशन। देखो, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है और जो नॉक्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस फोटोकेमिकल साइकिल में जो हमारे पास ये जो सन रेज है, ये कौन सी रेज है, ये है अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन फॉर द डिजाइन ऑफ एएसपी यानी कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द एरेशन टैंक इज कंसीडर्ड एज, ठीक है। तो देखो, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है उसमें जब हम इक्वेशंस वगैरह डिराइव करते हैं, ठीक है, तो उसमें दो सिस्टम हम कंसीडर करते हैं, उसमें हम दो सिस्टम कंसीडर करते हैं। एक तो हम कंसीडर करते हैं प्लग रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, ठीक है, और दूसरा हम कंसीडर करते हैं कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, या फिर इसी को हम बोलते हैं CSTR। इसी को हम क्या बोलते हैं, CSTR, ठीक है। CSTR मतलब कंटिन्यूअसली या कंप्लीटली, S यानी स्टीरर्ड, T यानी टैंक, R यानी रिएक्टर, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है, कंप्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर बोलो या CSTR बोलो। तो इसमें दो टाइप के हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, यानी कि हमारे पास जो एरेशन टैंक है इसको हम एक बार मानते हैं कि यदि हमारे पास प्लग फ्लो रिएक्टर टाइप में हो तब हमारे पास इक्वेशंस क्या आएगी, और दूसरी बार जब हम एरेशन टैंक को कंप्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर की तरह मानते हैं, ठीक है, उसमें हम उसकी इक्वेशंस डिराइव करते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के सिस्टम कंसिडर करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी दोनों है, ठीक है। तो जो हमारे पास बोर्ड है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने भी ये दोनों ही आंसर बताए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास CSTR और प्लग फ्लो रिएक्टर दोनों ही हम कंसिडर करते हैं एएसपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a natural stream has a discharge of 60 meter cube per hour with a lead concentration of 5 microgram per liter. The industrial effluent is released in the surface water with a flow of 10 meter cube per hour and lead concentration of 250 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि रिजल्टिंग लेड कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। तो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन के लिए यानी कि सी रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये आपने वेस्ट वाटर सप्लाई में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्ट्रीम का डिस्चार्ज कितना है, ठीक है, और जो हमारे पास स्ट्रीम है उसमें हमारे पास जो पॉल्यूटेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, प्लस जो हमारे पास इंडस्ट्री से इफ्लुएंट आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास इफ्लुएंट है उसकी डिस्चार्ज कितना है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, डिवाइड बाय इनका डिस्चार्ज कितना है दोनों का, ठीक है, समेशन कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो QS इंटू CS यानी कि कितना है हमारे पास, S यानी स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम का डिस्चार्ज हो गया 60 इंटू इसमें पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 5 प्लस QE यानी इफ्लुएंट का डिस्चार्ज कितना है, उसकी डिस्चार्ज रेट क्या है 10 इंटू CE कितना हो गया 250, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी हमारे पास
इफ्लुएंट में पोल्यूटेंट की, और नीचे है हमारे पास QS प्लस QE, यानी कि इन दोनों का जो डिस्चार्ज है उनका समेशन कर देता हूँ, तो 6 + 10। ठीक है, इसको सोल्व करो, ये हो गया हमारे पास 300 और 2500 यानी कि 2800। ठीक है, 300 और 2500 यानी कि 2800 डिवाइड बाय 70। ठीक है, इसको सोल्व करो, कितना आया 40। किस में आएगा ये आएगा हमारे पास माइक्रोग्राम पर लीटर में। ठीक है, किस में आएगा माइक्रोग्राम पर लीटर में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हमारे पास मड बॉल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू पुअर फॉर ऑपरेशन ऑफ। ठीक है, मड बॉल फॉर्मेशन है वो किस में होता है, तो देखो जो हमारे पास मड बॉल फॉर्मेशन, ठीक है, एयर बाइंडिंग, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में होती है, ये हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर में होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स किस में होती है, रैपिड सैंड फिल्टर में। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, 51 to 100। अब जो हमारे पास नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है, यानी कि 101 से लेके 150 तक, वो हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मुझे कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।